Hi guys, thank you so much for watching my channel The Witty Turtle and today we are going to continue with the chapter Employee Cost. उसमें हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था? हम लोगों ने पीस रेट सिस्टम जो है ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बोनस सिस्टम। बोनस सिस्टम में कितने टाइप्स के जो मेथड्स हैं? फर्स्ट वाला है इंडिविजुअल बोनस फॉर डायरेक्ट वेजेस, उसके अंदर में 4 मेथड्स हैं। फिर है ग्रुप बोनस प्लान और लास्ट में है बोनस सिस्टम फॉर इनडायरेक्ट वर्कर्स। तो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विद द फर्स्ट मेथड दैट इज इंडिविजुअल बोनस फॉर डायरेक्ट वेजेस। सो हम लोगों ने पढ़ा था जो टाइम रेट सिस्टम है, इसमें जो वर्कर्स हैं उन लोगों को किस रेट में पेमेंट मिलता है, उन लोगों को कितना टाइम वो लोग ले रहे हैं टू मैन्युफैक्चर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ यूनिट्स, उसके हिसाब से उनको मिलता था जो उनका पेमेंट है। पीस रेट सिस्टम में एज द नेम सजेस्ट पर पीस के हिसाब से उनको जो है पेमेंट मिलता था। तो अब देखते हैं ये जो बोनस सिस्टम है ये क्या बोल रहा है। इंडिविजुअल बोनस प्लान, द गेन अराइजिंग आउट ऑफ इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी इज शेयर्ड बाय बोथ द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय, राइट। प्रोडक्टिविटी अगर आपका इंक्रीज कर रहा है तो उससे आपको जितना प्रॉफिट मिल रहा है वो जो प्रॉफिट है दैट हैज़ टू बी शेयर्ड बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, दोनों के बीच में शेयर होना चाहिए। सो द बोनस इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेविंग्स इन आवर्स, मतलब जो जितना उनका स्टैंडर्ड टाइम था और जितना उनको एक्चुअल टाइम लगा उस काम को एग्जीक्यूट करने के लिए, उसमें उन्होंने जितने घंटों की बचत की, जितना उनका टाइम में सेविंग हुआ है, उस बेसिस पर बोनस जो है वो कैलकुलेट होगा ऑन द बेसिस ऑफ सेविंग्स इन आवर्स। द डिफरेंस बिटवीन टाइम अलाउड, मतलब कितने टाइम के अंदर उनको वो चीज़ कंप्लीट करना है, एंड कितना उनको एक्चुअल में टाइम लगा, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट उसके बेसिस पर उनको जो है बोनस कैलकुलेट किया जाएगा। और ये जो इंडिविजुअल बोनस प्लान है, ये इसको इंडिविजुअल क्यों बोलते हैं? इंडिविजुअल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक ही वर्कर के लिए किया जाता है, मतलब हर एक वर्कर के लिए इंडिविजुअली किया जाता है, एज अ ग्रुप नहीं किया जाता, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग और इसके लिए अलग। लेकिन जो अब आगे हम लोग ग्रुप बोनस प्लान पढ़ेंगे वो एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए किया जाता है। यहाँ पर और क्या बोल रहा है? टाइम अलाउड इज द स्टैंडर्ड टाइम विच इज फिक्स्ड बाय कंडक्टिंग अ टाइम एंड मोशन स्टडी बाय द इंजीनियर्स, राइट। जो स्टैंडर्ड टाइम है उनका, टाइम अलाउड इज द स्टैंडर्ड टाइम, वो कैसे वो लोग निकालते हैं ये तो हम लोगों ने पढ़ा ही है। टाइम एंड मोशन स्टडी करते हैं जो इंजीनियर्स होते हैं वो लोग, और वो लोग एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट करते हैं जिसके बीच में उनको ये काम करना है, और अगर उससे कम टाइम में उन्होंने कर लिया तो ये तो बहुत अच्छी बात है, उनको बोनस मिलेगा। इन स्टैंडर्ड टाइम due allowance is given for physical and mental fatigue as well as for normal idle time, right। जो उनका स्टैंडर्ड टाइम होता है, जो टाइम अलाउड होता है, उसमें उनका जितना भी रेट है उसके लिए उनको ड्यू अलाउंस मिल जाता है। और बोनस कहाँ पर मिलता है? अगर कंपेयर किया जाएगा एक्चुअल टाइम टेकन एंड स्टैंडर्ड टाइम टेकन, इन दोनों को अगर कंपेयर किया जाएगा और एक्चुअल टाइम कम है, लेट्स से टाइम अलाउड या फिर स्टैंडर्ड टाइम है 8 आवर्स और जो एक्चुअल टाइम टेकन है दैट इज 7.5 आवर्स, तो ऑब्वियसली जो एक्चुअल टाइम है दैट इज लेस देन द स्टैंडर्ड टाइम, तो उस केस में जो वर्कर है ही इज एलिजिबल टू गेट बोनस, राइट, क्योंकि उन्होंने 0.5 आवर्स का क्या किया है, सेविंग्स किया है, राइट। अब हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर 4 और तरह के प्लान्स हैं। इंडिविजुअल बोनस प्लान में 4 डिफरेंट मेथड्स हैं जिससे हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है अर्निंग्स, राइट, अर्निंग्स ऑफ द वर्कर्स। इंडिविजुअली वो लोग कितना कितना अर्न करेंगे। अगर एक्चुअल टाइम इज लेस देन स्टैंडर्ड टाइम तो उस केस में क्या है, ही विल गेट द बोनस। ऑब्वियसली उन्होंने स्टैंडर्ड टाइम से कम टाइम में काम को कंप्लीट कर लिया है तो ही इज एलिजिबल टू गेट द बोनस। उस केस में हेल्सी प्रीमियम प्लान क्या बोलता है? हेल्सी प्रीमियम प्लान बोलता है कि जितना उन्होंने टाइम सेव किया है, यहाँ पर जैसे कि उन्होंने 0.5 आवर्स उन्होंने सेव किया है,
उसमें उनको जितना वेजेस मिलना चाहिए था उसका 50% उनको बोनस के तौर पर मिलेगा, राइट। 50% ऑफ द वेजेस ऑफ टाइम सेव्ड। एट द सेम टाइम अगर जो एक्चुअल टाइम टेकन है दैट इज मोर देन स्टैंडर्ड टाइम, लेट्स से स्टैंडर्ड टाइम 8 घंटा है और उनको एक्चुअल में लगा 9 घंटा काम को करने के लिए, सो ही विल गेट द टाइम वेजेस, मतलब जितना उनको मिलना चाहिए होता है, ड्यू अलाउंस उनका जितना होता है उतना ही उनको मिलेगा, राइट। अब देखते हैं हम लोग कि हेल्थ प्रीमियम प्लान में एक वर्कर जो है, जो कि मेहनत कर रहा है, वो उसको कितना टोटल अर्निंग्स होंगे उसके। तो उसको दो चीज़ें मिलेंगी। फर्स्ट तो है जितना टाइम वेज है वो मिलेगा, प्लस क्योंकि उसने काम को जल्दी कंप्लीट किया है तो उसको बोनस भी मिलेगा उसके साथ, राइट। सो टाइम वेजेस कितना है? टाइम वेजेस है जितने घंटे उसने काम किए हैं मल्टीप्लाइड विथ रेट पर आवर, जितना उनका हर घंटे का रेट चल रहा है। H इज योर आवर्स वर्कड, R है रेट पर आवर और S है आपका स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। तो टाइम वेज कितना है, उन्होंने एक्चुअली कितने घंटे काम किए हैं मल्टीप्लाइड विथ एक घंटे का रेट कितना चल रहा है। और उनका जो बोनस हो जाएगा, बोनस क्या हो जाएगा, 50% ऑफ टाइम सेव्ड। टाइम सेव्ड मतलब अगर एक्चुअल टाइम उनका कम है स्टैंडर्ड टाइम से, तो ये क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड ज़्यादा है, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल जितना घंटे उसने काम किया है, मल्टीप्लाइड विथ जितना उन्होंने टाइम सेव किया है उस टाइम में उनको जितना वेज मिलना चाहिए उसका 50% मिलेगा। तो जितने घंटे उन्होंने सेव किया है उसमें उनको कितना मिलना चाहिए, मल्टीप्लाइड विथ आर है आपका रेट पर आर, है ना। सो ये हो गया आपका एक और। तो आपका जो टोटल अर्निंग हो जाएगा हेल्थ से प्रीमियम प्लान के अंडर में, दैट विल बी H मल्टीप्लाइड विथ आर, दिस इज योर टाइम वेज, प्लस बोनस। बोनस कितना है, 50% ऑफ टाइम सेव। टाइम सेव्ड इज योर स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल आवर्स वर्कड मल्टीप्लाइड विथ उसमें इतने टाइम में वो जितना वेज अर्न करता, दैट इज मल्टीप्लाइड विथ आर, राइट। अब हेल्थ से प्रीमियम प्लान से रिलेटेड एक इलस्ट्रेशन करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 5। ये बोल रहा है टाइम अलाउड फॉर अ जॉब इज 48 आवर्स, मतलब आपका जो स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड है वो कितना है, 48 आवर्स है। अ वर्कर टेक्स 40 आवर्स टू कंप्लीट द जॉब, मतलब एक्चुअल आवर्स टेकन यानी कि H हो जाएगा आपका 40 आवर्स। टाइम रेट पर आवर इज गिवन एज 15 रुपीज़, सो 15 रुपीज़ हो जाएगा आपका आर। कंप्यूट द टोटल अर्निंग्स ऑफ द वर्कर। आपको सारे जो इन्फॉर्मेशन, जितने भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हैं वो सारे आपको गिवन है। You just need to put the values in the formula and get the answer. So according to the question, आपका S कितना है यहाँ पर, S is your 48 hours, H given है आपको 40 hours और R है आपका ₹15, राइट। ये आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। आपको क्या करना है, आपको टोटल अर्निंग्स निकालना है उस वर्कर का। टोटल अर्निंग्स मतलब क्या हो जाएगा, टाइम वेज प्लस बोनस। टाइम वेज है आपका H मल्टीप्लाइड विथ R, प्लस आपका बोनस कितना हो जाएगा, 50% ऑफ जितना टाइम आपने सेव किया है उसका वेज। टाइम कितना आपने सेव किया है, S माइनस H, यह आपका सेविंग्स इन टाइम मल्टीप्लाइड विथ रेट जितना भी है, ठीक है। अब हम लोग सीधा इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। 50% मल्टीप्लाइड विथ S माइनस H कितना हो जाएगा, 8 घंटे मल्टीप्लाइड विथ 15, तो ये आपका हो जाएगा 600 प्लस 15 इंटू 8 इज योर 120 और उसका 50% हो जाएगा 60 रुपीज़, राइट। ये आपका 600 है, दिस विल बी योर 60 रुपीज़। और टोटल अर्निंग्स जो होगा उस वर्कर का वो कितना हो जाएगा, ₹660, ठीक है। आंसर आ गया आपका। ये तो एक मेथड गया, दिस इज योर हेल्थ से प्रीमियम प्लान, ये आपका हुआ।
नेक्स्ट जो मेथड है दैट इज नोन एज योर हेल्सेवियर प्लान। हेल्सेवियर प्लान में क्या बोल रहा है, ये बिल्कुल सेम है जैसे आपने हेल्से प्रीमियम प्लान किया था वैसे ही है, लेकिन इस केस में ना जो बोनस है वो आपको 50% ऑफ द टाइम सेव नहीं मिलेगा, रैदर 33.333% ऑफ द टाइम सेव्ड मिलेगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा ये तो आप लोग खुद भी कर सकते हैं। सेम टाइम वेज हो जाएगा आपका h मल्टीप्लाइड विथ r प्लस 50%। 50% यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 33.1/3% ऑफ द टाइम सेव्ड। टाइम सेव्ड कितना है आपका s माइनस h, और उसका वेज हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, दिस विल बी मल्टीप्लाइड विथ r, है ना। सो ये आ गया आपका फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को आपको रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अगर आप लोग समझ जाएंगे कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, सो यू कैन ईजिली डिडक्ट दिस फॉर्मूला। नेक्स्ट है आपका रो 1 प्लान। रो 1 प्लान में बोल रहा है द बोनस आवर्स आर द प्रोपोर्शन ऑफ द टाइम टेकन विच द टाइम सेव्ड बियर्स टू टाइम अलाउड। आई नो ये सुनने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन एक दो बार हम लोग पढ़ेंगे तो मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी। बोनस आवर्स क्या बोल रहा है, जितने घंटे के लिए आपको बोनस मिलेगा दैट इज द प्रोपोर्शन ऑफ द टाइम टेकन विच द टाइम सेव्ड बियर्स टू टाइम अलाउड। मतलब जितना आपका टाइम अलाउड है उसमें से जितना आपने टाइम सेव किया है वो उसका जितना प्रोपोर्शन है उस हिसाब से आपको मिलेगा। सो इस सेंटेंस को हम लोग पढ़ते हैं और सबसे पहले हम लोग टोटल अर्निंग्स नहीं निकालेंगे, हम लोग सबसे पहले बोनस निकालते हैं। ठीक है, तो बोनस कैसे निकलेगा, बोनस है आपका एक रुपीज में आएगा ये, तो आपका जो रेट है वो तो मल्टीप्लाइड होगा ही, राइट, रेट तो मल्टीप्लाई होगा ही। फिर क्या बोल रहा है, प्रोपोर्शन ऑफ द टाइम टेकन। प्रोपोर्शन ऑफ द टाइम टेकन, टाइम टेकन मतलब h जितना आप लोगों को एक्चुअल टाइम लगा, विच द टाइम सेव्ड बियर्स टू टाइम अलाउड। टाइम सेव्ड मतलब क्या है, s माइनस h बियर्स टू टाइम अलाउड। टाइम अलाउड है आपका s, ठीक है, तो ये हो गया आपका बोनस, राइट। बोनस आपको इतना मिलेगा, तो टोटल अर्निंग्स कितना हो जाएगा यहाँ पर, सेम टाइम वेज हो गया आपका दिस मच, प्लस आपका जो बोनस है दैट विल बी h r मल्टीप्लाइड विथ h, अगेन टाइम सेव्ड बियर्स टू टाइम अलाउड, है ना। समझ में आ गया ये चीज, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप अगर इस इंग्लिश को समझोगे, इस लैंग्वेज को पकड़ोगे तो आपको बहुत ही इजीली ये चीज समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट इज योर बार्थ वेरिएबल शेयरिंग प्लान। बार्थ वेरिएबल शेयरिंग प्लान में क्या बोला है, यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको दिया है दैट इज r मल्टीप्लाइड विथ रूट ओवर ऑफ s मल्टीप्लाइड h। ये है आपका फॉर्मूला फॉर बार्थ वेरिएबल शेयरिंग प्लान। ये सब फॉर्मूला देखने में तो मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन यू नीड टू मेमोराइज ओनली दिस वन। बाकी जो फॉर्मूला है वो आप खुद भी डिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो बस आपको ये वाला जो फॉर्मूला है वो याद रखने की ज़रूरत है, और ये भी जैसे आगे आगे हम लोग क्वेश्चंस करते जाएंगे आप लोगों को याद रहता जाएगा, ठीक है। ये तो ख़त्म हुआ हम लोग का इंडिविजुअल बोनस प्लान्स। अब आता है हम लोग का ग्रुप बोनस प्लान। ग्रुप बोनस प्लान मतलब क्या है, उसमें मैंने आपको बस 3 अलग अलग वर्कर्स का इंडिविजुअली कैसे निकालना है वो बताया था। ग्रुप में क्या होता है ना, जितने भी वर्कर्स होंगे उनको एज अ ग्रुप बोनस मिलता है, ठीक है। तो बहुत बार क्या होता है ना, जो भी आउटपुट किसी ऑर्गेनाइजेशन में निकलता है उसको इंडिविजुअल लेवल पे मेजर नहीं किया जा सकता। लेट्स से इन सब ने मिलकर एक टीम की तरह काम किया है और उन्होंने एक आउटपुट अचीव किया है, एक आउटपुट लेवल अचीव किया है, तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि इस वर्कर ने कितना मेहनत किया है और इसने कितना मेहनत किया है। तो उस केस में क्या होता है ना कि जो ग्रुप का जो परफॉर्मेंस है उस हिसाब से पूरे ग्रुप को ही बोनस मिलता है। और कभी कभी क्या होता है ना, जो इंडिविजुअल एक वर्कर है, लेट्स से ये, तो एक वर्कर का परफॉर्मेंस हम लोग मेजर नहीं कर सकते क्योंकि ही इज डिपेंडेंट ऑन द अदर 4 पीपल इन द ग्रुप, राइट। इन सबके परफॉर्मेंस का असर पड़ता है इस
पर्टिकुलर इंसान के परफॉर्मेंस पर, बिकॉज दे आर इंटरडिपेंडेंट, ये लोग एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, जिसकी वजह से जो बोनस दिया जाता है ऐसे केसेस में वो पूरे ग्रुप को दिया जाता है, ठीक है। सो इन सच केसेस द टोटल अमाउंट ऑफ बोनस डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्टिविटी, जो बोनस है वो प्रोडक्टिविटी के हिसाब से डिटरमाइन किया जाएगा। कैन देन बी शेयर्ड इक्वली, या तो वो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा या फिर इन एन अग्रीड प्रोपोर्शन, पहले से ही अग्रीड प्रोपोर्शन में बिटवीन द ग्रुप मेंबर्स वो जो बोनस का अमाउंट है, टोटल अमाउंट है, वो उन सब में शेयर किया जाएगा, राइट। ये है आपका ग्रुप बोनस प्लान। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया। देखो कभी कभी क्या होता है ना, आउटपुट जो प्रोड्यूस होता है वो हम लोग एलोकेट नहीं कर सकते हैं कि ये वर्कर इतना काम किया है, ये वर्कर इतना काम किया है, तो इसको इतना मिलेगा, इसको इतना मिलेगा, क्योंकि इनका जो अपना परफॉर्मेंस, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस होता है, दैट इज वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्रुप। तो उस केस में क्या किया जाता है, ग्रुप बोनस प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाता है, और उसमें क्या होता है कि एक सर्टन अमाउंट ऑफ बोनस जो है वो एक ग्रुप को एलोकेट किया जाता है, और जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं उनके बीच या तो उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है या फिर एक एग्रीड प्रोपोर्शन में उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो ग्रुप बोनस सिस्टम है इसका मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। आपकी बुक में दिया है, द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ग्रुप बोनस सिस्टम आर क्रिएशन ऑफ टीम स्पिरिट, राइट। अगर उनको पता है कि हमें एज अ ग्रुप यहाँ पर बोनस मिलने वाला है, तो उनके टीम में जो टीम स्पिरिट जो रहेगा या फिर टीम के बीच में जो कोऑर्डिनेशन रहेगा वो बहुत ही सही रहता है। फिर क्या है, एलिमिनेशन ऑफ एक्सेसिव वेस्ट ऑफ मटेरियल्स एंड टाइम। कभी कभी क्या होता है ना, वो लोग एज अ ग्रुप काम करने लग जाते हैं, तो वो लोग मटेरियल और टाइम का जो वेस्टेज है ना उसको भी एलिमिनेट करने लगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वेस्टेज उनके हाथों ना हो, वो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट क्या है, रिकॉग्निशन ऑफ ग्रुप एफर्ट्स। ऑब्वियसली वो लोग अपने ग्रुप के सारे मेंबर्स के एफर्ट को रिकॉग्नाइज करेंगे। लास्टली इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी, और ये तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, राइट। फिर क्या बोल रहा है, डिफरेंट ग्रुप बोनस स्कीम्स आर यूज्ड, और वो क्या क्या है। पहला है बजटेड एक्सपेंसेस बोनस। तो बजटेड एक्सपेंसेस बोनस जो सिस्टम है इसमें क्या होता है ना, जितना उनका बजटेड एक्सपेंडिचर था और उनका जितना उन लोगों का एक्चुअल में एक्सपेंडिचर हुआ है उसमें जितना उन्होंने सेविंग्स किया है, राइट, जितना स्टैंडर्ड था माइनस एक्चुअल, जितना उनका सेविंग हुआ है उस बेसिस पे उनको जो है बोनस प्रोवाइड किया जाता है। फिर क्या है, कॉस्ट एफिशिएंसी बोनस। इसमें क्या है, जो स्टैंडर्ड्स सेट किए जाते हैं एक्सपेंसेस के लिए, लाइक मटेरियल एक्सपेंसेस, लेबर एक्सपेंसेस, ओवरहेड एक्सपेंसेस, इन सारे केस में जितना भी वो लोग स्टैंडर्ड और एक्चुअल के बीच में सेविंग करते हैं, जितना एक्चुअली वो लोग जितना कम एक्सपेंस में काम कर लेते हैं, जितना उनका सेविंग होता है, उसका एक सर्टन पोर्शन ऑफ द सेविंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज बोनस अमंग्स द वर्कर। फिर क्या है, प्रिस्टमैन सिस्टम। तो बेसिकली ये जितने भी स्कीम्स हैं बोनस देने के, इन सारे स्कीम्स में एक चीज़ कॉमन है, वो ये है कि जितना भी उनका सेविंग्स होगा, मतलब जितना उन्होंने स्टैंडर्ड बजट फिक्स किया था और जितना उनका एक्चुअल एक्सपेंडिचर आ रहा है, उनमें जितना उनका सेविंग्स होगा उस बेसिस पर जो बोनस है वो दिया जाएगा। नेक्स्ट इज योर प्रिस्टमैन सिस्टम। इन दिस मेथड प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स आर सेट इन यूनिट्स और पॉइंट्स। ओके, तो प्रोडक्शन स्टैंडर्ड जो है वो यूनिट और पॉइंट में सेट किया जाता है, और जो एक्चुअल प्रोडक्शन है वो अगर ज़्यादा हो जाए, लेट्स से उनका रहता है कि स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, एटलीस्ट उनको 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करना ही है, और एक्चुअल में वो लोग 12,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं, तो जितना भी उनका एक्चुअल प्रोडक्शन बढ़ जाता है स्टैंडर्ड प्रोडक्शन से, वो वर्कर्स को उसी हिसाब से मिलता है उनका बोनस। द वर्कर्स आर पेड एडिशनल वेजेस इक्वल टू द परसेंटेज ऑफ आउटपुट ओवर स्टैंडर्ड। मतलब इस केस में क्या हो जाएगा, उनका स्टैंडर्ड था 10,000, उन्होंने एक्चुअल में प्रोड्यूस किया है 12,000, सो कितना उन्होंने एक्स्ट्रा आउटपुट प्रोड्यूस किया है 2,000,
2000 डिवाइडेड बाय उनका स्टैंडर्ड कितना था, स्टैंडर्ड था 10,000 मल्टीप्लाइड विथ 100। ये जितना होगा उनको उनके वेजेस का उतना परसेंटेज मिलेगा। ऑब्वियसली नो बोनस इज पेबल इफ एक्चुअल प्रोडक्शन डज नॉट एक्सीड। या ऑब्वियसली अगर स्टैंडर्ड से ज़्यादा नहीं होगा तो बोनस किस बात का मिलेगा, बोनस तो तभी मिलेगा ना जब ऑर्गेनाइजेशन फ़ायदे में जा रहा होगा। और ये जो मेथड है ये बेसिकली कहाँ पर यूज़ होता है, फाउंड्रीज में ये मेथड जो है ये बेसिकली यूज़ किया जाता है। फाउंड्रीज मतलब क्या, वो जो ऑयल फाउंड्रीज होता है, माइनिंग जहाँ पर होता है, उन सारे केसेस में। नेक्स्ट है टाउन प्रॉफिट शेयरिंग प्लान। स्टैंडर्ड्स आर सेट फॉर कॉस्ट, मेनली लेबर कॉस्ट। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि जो लेबर कॉस्ट होता है उसके लिए इस केस में स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं कि जितना उनका सेविंग होगा कॉस्ट में, मतलब स्टैंडर्ड जितना होगा उससे अगर एक्चुअल कम होगा तो उनका जितना भी सेविंग्स हो जाएगा, दैट सेविंग इज शेयर्ड बाय द वर्कर्स एंड सुपरवाइजरी स्टाफ इन एग्रीड प्रोपोर्शन। तो इस मेथड का जो मेन जो डिफरेंट बनाता है इस मेथड को वो ये है कि बाकी जो मेथड्स थे इन सब में ओनली वर्कर्स को ही बोनस मिलता था, लेकिन टाउन प्रॉफिट शेयरिंग प्लान में क्या होता है, उन्होंने जितना कॉस्ट में सेविंग किया है उस सेविंग को जो सुपरवाइज जो लोग करते हैं, ना कि बस वर्कर्स, नॉट ओनली द वर्कर्स बट ऑल्सो द सुपरवाइजरी स्टाफ्स विल ऑल्सो गेट पेड द बोनस। उनको भी उनके मेहनत का जो रिवॉर्ड है वो मिलता रहता है, क्योंकि कॉस्ट रिडक्शन जो है दैट इज अ जॉइंट एफर्ट ऑफ बोथ द टाइप्स ऑफ स्टाफ। ऑब्वियसली जो सुपरवाइजरी स्टाफ होते हैं उन्होंने भी तो मेहनत की है, बस ऐसा तो नहीं है कि ओनली द वर्कर्स आर डूइंग द हार्ड वर्क टू रिड्यूस द कॉस्ट। जो सुपरवाइजरी स्टाफ है उन्होंने भी मेहनत की है, तो इसीलिए उनको भी यहाँ पर बोनस मिलता है। जो 5th पॉइंट है दैट इज वेस्ट रिडक्शन बोनस। वेस्ट रिडक्शन बोनस क्या बोलता है कि इट इज बेस्ड ऑन सेविंग्स इन द मटीरियल कॉस्ट। If there is a saving in the material cost, then the workers share the same in the agreed proportion. Right. जैसे यहाँ पर मेनली लेबर कॉस्ट के लिए किया जा रहा था, सिमिलरली यहाँ पर क्या होता है, वेस्ट रिडक्शन बोनस में वो लोग मटेरियल का वेस्टेज जितना कम करते हैं और उसमें उनका जितना मटेरियल कॉस्ट में सेविंग होता है, दैट सेविंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग्स्ट द वर्कर्स इन एन एग्रीड प्रोपोर्शन. राइट. It is generally used in industries where cost of material is very high. जहाँ पर जिस ऑर्गेनाइजेशन में जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है वो एक मेन एलिमेंट ऑफ प्रोडक्शन रहता है, उस केस में उन सारे इंडस्ट्रीज में वेस्ट रिडक्शन बोनस बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट इज योर रकर प्लान. रकर क्या है? द अमाउंट ऑफ बोनस इज लिंक्ड विथ वैल्यू एडेड इन दिस सिस्टम. ओके, तो वैल्यू एडेड का मतलब है यहाँ पर बोला जा रहा है जितना भी आपका टोटल लेबर है, टोटल ओवरहेड्स हैं एंड टोटल प्रॉफिट है. और यू कैन से कि वैल्यू एडेड का मतलब होता है कि आपका जितना भी, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, जितना भी आपका सेल्स वैल्यू है उसमें से अगर आप लोग मटेरियल कॉस्ट और जितना भी आपका सर्विस कॉस्ट है, अगर आपका सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है तो जितना भी आपका सर्विस कॉस्ट है, और अगर आप लोगों का प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री है तो मटेरियल कॉस्ट जितना आ रहा है उसको अगर आप माइनस कर देंगे तो आपके पास जो भी बचेगा, क्या बचेगा? लेबर कॉस्ट बचेगा, ओवरहेड कॉस्ट बचेगा और आपका प्रॉफिट रह जाएगा. सो दिस पार्ट इज नोन एज योर वैल्यू एडेड. सो यहाँ पर क्या बोल रहा है? द अमाउंट ऑफ बोनस इज लिंक्ड विथ वैल्यू एडेड इन दिस सिस्टम. अंडर दिस प्लान जो एम्प्लॉयज होते हैं दे रिसीव अ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ऑफ वैल्यू एडेड. जो एम्प्लॉयज है ना उनको इस हिस्से का एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन मिलता ही रहता है अपने सैलरी के साथ. लेट्स से अगर द टारगेट रेशियो ऑफ लेबर कॉस्ट टू वैल्यू एडेड इज 70%. मतलब लेबर कॉस्ट जो है ये इन तीनों में लेबर कॉस्ट जो है वो 70% ऑफ द पार्ट कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है वैल्यू एडेड में. तो उस केस में ये उनका स्टैंडर्ड है.
लेकिन जब वो लोग एक्चुअल रेशियो निकालते हैं तो दिस इज 68%। ठीक है, तो ऑब्वियसली उन्होंने रिड्यूस किया है अपने लेबर कॉस्ट को, तो उस केस में ये जो 2% ऑफ द एक्चुअल वैल्यू है वो ग्रुप बोनस के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, राइट? यहाँ पर यही चीज बोल रहा है। नेक्स्ट है आपका स्कैनलॉन प्लान। स्कैनलॉन प्लान इज वेरी सिमिलर टू द रकर प्लान, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है कि जो रेशियो ऑफ लेबर कॉस्ट टू सेल्स इज टेकन इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट टू एडेड वैल्यू। सी, रकर प्लान में हम लोग क्या लेते थे? लेबर कॉस्ट बाय वैल्यू एडेड, लेकिन स्कैनलॉन प्लान में हम लोग क्या लेंगे? स्कैनलॉन प्लान में हम लोग इसको सेल्स के साथ जो है उनका रेशियो लेंगे। लेट्स से लेबर कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स वैल्यू, कितना उन्होंने सेल्स कराया है उस चीज का हम लोग रेशियो यहाँ पर लेंगे। नॉर्मली बोनस इज पेड बेस्ड ऑन एवरेज ऑफ लास्ट 3 years रेशियोज। यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जो उनको बोनस मिलता है दैट इज बेस्ड ऑन एवरेज ऑफ लास्ट 3 साल का रेशियो। लास्ट 3 साल में उनका रेशियो जितना भी आया होगा उसका एवरेज लिया जाता है यहाँ पर, और उस बेसिस पे उनको जो है बोनस दिया जाता है। अ पार्ट ऑफ द बोनस मे बी ट्रांसफर्ड टू बोनस इक्वलाइजेशन फंड फॉर फ्यूचर यूज व्हेन द वर्कर्स डू नॉट गेट बोनस अंडर द स्कीम, राइट? इसमें से क्या होता है कि बोनस इक्वलाइजेशन फंड होता है जो कि वर्कर्स को जब बोनस मिलना बंद हो जाता है तो उस केस में उनको इस फंड से बोनस दिया जाता है। तो स्कैनलॉन प्लान ये भी बोलता है कि जितना भी उनको बोनस मिल रहा है उसका एक हिस्सा ये जो बोनस इक्वलाइजेशन फंड है उसमें भी ट्रांसफर कर दिया जाता है, राइट? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बोनस सिस्टम फॉर इनडायरेक्ट वर्कर्स। देखो यहाँ पर ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जो डायरेक्ट वर्कर्स होते हैं हमें पता होता है कि उनका जो कंट्रीब्यूशन है एक प्रोडक्टिविटी के लेवल को बढ़ाने के लिए वो कितना है, क्योंकि वो डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल होता है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द इनडायरेक्ट वर्कर्स, यहाँ पर हम लोग ये नहीं बता सकते कि उनका कितना कंट्रीब्यूशन रहा है टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, राइट? So it is difficult to chalk out a bonus system for indirect workers as there is a difficulty in measuring their output. क्योंकि आउटपुट तो बढ़ रहा है लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है या फिर जो लोग ऑफिस में बैठते हैं हम ये नहीं बोल सकते हैं कि उनका कितना कंट्रीब्यूशन है, या फिर आउटपुट अगर बढ़ रहा है तो उसमें उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, ये हम लोग डायरेक्टली चॉक आउट नहीं कर सकते हैं। लेकिन उनके काम को भी हमें एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है, उनको भी एक रिकॉग्निशन देने की ज़रूरत है, और उनको बेटर प्रोडक्टिविटी के लिए मोटिवेट करने के लिए उनको भी एक बोनस देने की ज़रूरत है। सो बोनस टू इनडायरेक्ट वर्कर्स इज पेड ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट ऑफ द डिपार्टमेंट, saving in time or expenditure against the budgeted product quality, reduction of waste and scrap and reduction of labor turnover. So basically यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो indirect workers को बोनस पे किया जाता है वो किस बेसिस पे? डिपार्टमेंट का आउटपुट कितना हो रहा है, या फिर उनका जितना भी बजटेड था उस हिसाब से उनका कितना टाइम में सेव हो रहा है, या फिर उन लोग का एक्सपेंसेस कितना सेव हो रहा है, प्रोडक्ट क्वालिटी कितना इन्हांस हो रहा है, वेस्टेजेस कितना रिड्यूस हो रहा है, और जो उनका लेबर टर्नओवर है वो रिड्यूस हो रहा है कि नहीं, उस बेसिस पर उनको जो है बोनस दिया जाता है, राइट? अब आता है हम लोग का इनडायरेक्ट मॉनेटरी इंसेंटिव्स। These methods aim at giving additional remuneration based on the prosperity of the concern. तो इसमें क्या है ना, मॉनेटरी इंसेंटिव तो दिया जाता है लेकिन वो उनको डायरेक्टली कैश में या डायरेक्टली मनी में उनको नहीं दिया जाता है, लेकिन ये एक एडिशनल रेम्यूनरेशन उनको दिया जाता है अगर उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्रो कर रहा है तो उस केस में। तो इसके 2 कैटेगरीज हैं, द फर्स्ट वन इज प्रॉफिट शेयरिंग एंड द सेकेंड वन इज को पार्टनरशिप। तो प्रॉफिट शेयरिंग में क्या बोल रहा है
The profits of the organization are shared by the workers in agreed proportion. Right? तो इसमें भी उनको बोनस मिलता है अकॉर्डिंग टू द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965. इंडिया में ये मैंडेटरी है कि आप एक वर्कर को उसके जो ग्रॉस एनुअल सैलरी है मिनिमम आपको उसको 8.33% देना ही होगा. 8.33% मिनिमम आपको उनको देना ही होगा. 8.33% ऑफ व्हाट? उनका जितना ग्रॉस एनुअल अर्निंग है उसका. और मैक्सिमम बोनस उनको 20% दिया जाएगा. मतलब उनका जो बोनस है वो कितने में रेंज करना चाहिए? 8.33% से लेके 20% ऑफ ग्रॉस एनुअल सैलरी. उनको इतना बोनस तो मिलना ही चाहिए. ये क्या है? ये है इनडायरेक्ट मॉनेटरी इंसेंटिव और ये जो है प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम. सेकेंड इज योर को पार्टनरशिप. को पार्टनरशिप में क्या बोल रहा है? द वर्कर्स गेट एन अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन द ओनरशिप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड टू रिसीव द पार्ट ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट. मतलब बेसिकली यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको असिस्टेंस दिया जाता है कि वो लोग भी कंपनी के ओनरशिप में पार्टिसिपेट करें या कंपनी का जो शेयर्स हैं वो शेयर्स परचेज कर पाएँ. Thus the employees get dividend and bonus also. एम्प्लॉयज़ को क्या दिया जाता है? बोनस के साथ साथ कंपनी का डिविडेंड भी दिया जाता है. राइट? एंड दीज स्कीम्स हेल्प टू बूस्ट द मोरल ऑफ द वर्कर्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट. ऑब्वियसली अगर आप एम्प्लॉय को ये आप बोलो कि आपके पास भी कंपनी का शेयर है, यू आर ऑल्सो वन ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, यू आर ऑल्सो वन ऑफ द ओनर्स ऑफ द कंपनी, तो जो वर्कर है उसका उस कंपनी के लिए जो बिलोंगिंगनेस है दैट विल इंक्रीज एंड ऑब्वियसली वो उनको बहुत हद तक मोटिवेट करेगा टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी. राइट? नेक्स्ट आता है आपका नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव. नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव क्या है? ये सब जो होता है ना, ये बेसिकली जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जाता है एम्प्लॉयज़ को, लाइक फ्री एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, मेडिकल बेनिफिट्स, सब्सिडाइज्ड कैंटीन्स, जॉब सिक्योरिटी, फिर प्रमोशन स्कीम्स, सुपर एनुएशन बेनिफिट्स जिसको हम लोग बोलते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट्स, स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन फैसिलिटीज़, ये सब जो है एम्प्लॉय को प्रोवाइड किया जाता है सो दैट उनका जो मोरल है वो बूस्ट हो और जिसकी वजह से वो एम्प्लॉयज़ का जो प्रोडक्टिविटी है या आउटपुट लेवल है वो भी इंक्रीज हो. ये सब चीज़ें आप खुद भी समझ सकते हैं. अब हम लोग देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ सम ऑफ द एम्प्लॉय कॉस्ट आइटम्स इन कॉस्टिंग. पहला आता है सुपरवाइजर सैलरी और फोरमैन्स सैलरी. तो फोरमैन बेसिकली क्या करता है? ही इज बेसिकली द सुपरवाइजर ऑफ मैन एंड मशीन्स इन द वर्कशॉप. जितने भी मैन पावर है, जितना भी या फिर जितने भी मशीन्स हैं वर्कशॉप में, उनका जो सुपरविजन करता है, ही इज नोन एज द फोरमैन salary. He is known as the foreman and his salary is works indirect expenses. Obviously क्योंकि that is related to the workshop or the factory, तो उनको जितना सैलरी दिया जाएगा, ये तो हम लोगों ने कॉस्ट शीट में भी पढ़ा है, उनको जितना सैलरी दिया जाएगा वो आपका कहाँ पर चार्जेबल होगा? वर्क्स एक्सपेंसेस अकाउंट में चार्जेबल होगा. और इसको कहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा? वर्क्स ओवरहेड में इंक्लूड किया जाएगा. इट इज़ अपॉर्शन्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ सुपरविजन रिक्वायर्ड ऑन सच मशीन और मैन. तो उनको कितना सैलरी दिया जाएगा, वो चीज़ किस बेसिस पर अपॉर्शन किया जाता है? वो जिस काम कर रहे हैं उसमें किस लेवल ऑफ सुपरविजन की ज़रूरत है उसके बेसिस पर जो है उनका अपॉर्शनमेंट किया जाता है. If he devotes equal time for all the machines, his salary should be equally charged off against all of them. लेकिन अगर एक पर्टिकुलर मशीन या फिर एक पर्टिकुलर बैच ऑफ वर्कर के लिए वो ज़्यादा टाइम डिवोट कर रहे हैं तो प्रोपोर्शनेटली उनके सैलरी का ज़्यादा हिस्सा विल बी चार्जेबल टू दैट पर्टिकुलर मशीन. लेट्स से दो मशीन्स हैं A एंड B और उनका जो वो अपना ज़्यादा टाइम दे रहे हैं मशीन B के ऊपर,
तो ऑब्वियसली उनके सैलरी का ज़्यादा हिस्सा चार्जेबल कहाँ पर हो जाएगा, मशीन बी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है बोनस अंडर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। ये वही 88.33% से लेके 20% वाला चीज़ बोल रहा है यहाँ पर। सो therefore it is clear that the minimum bonus is a definite charge against profit because even in case of loss this bonus is payable. Okay, so ये जो बोनस है 8.33 से लेके मैक्सिमम 20% तक जो आप वर्कर को पे कर सकते हैं, ये जो बोनस है ना, ये आपके कंपनी का चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो, ये तो आपको देना ही पड़ेगा। एंड अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ लेबर, जो कि है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इट शुड बी इंक्लूडेड इन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और प्रोडक्शन ओवरहेड। ये जो है बोनस दिया जाता है, ये या तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में दिया जाएगा या चार्जेबल होगा, या फिर प्रोडक्शन ओवरहेड में ये चीज़ चार्जेबल होगा। द पोर्शन ऑफ बोनस ओवर एंड अबव द मिनिमम इज बेस्ड ऑन प्रॉफिट and should be charged off to costing P&L account and not taken into the cost at all. So यहाँ पर बोल रहा है कि जितना पोर्शन the portion of bonus over and above the minimum, मतलब 8.33% आपको मिनिमम तो पे करना ही है, लेकिन अगर आप 8.33% से जितना ज़्यादा पे कर रहे हो, लेट्स से आप उनको 12% पे कर रहे हो, ठीक है, तो वो जितना है मतलब 12% माइनस 8.33, वो जो हिस्सा है दैट इज़ बेस्ड ऑन प्रॉफिट। अगर आपके कंपनी ने प्रॉफिट किया है तो आप उनको ज़्यादा पे करोगे 8.33 से, तो वो जो हिस्सा है दैट विल बी चार्ज टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट, और उसको कॉस्ट शीट में आपको नहीं लेना है। कुछ अकाउंटेंट्स हैं जो कि आर्ग्यू करते हैं, लेकिन हमारे बुक में बोला है कि इट इज़ मोर सेंसिबल कि आप इसको कॉस्टिंग P&L अकाउंट में चार्ज करें, राइट। सो हम भी बुक के हिसाब से ही जाएंगे। थर्ड क्या बोल रहा है, लीव ट्रैवल असिस्टेंस। सो ये जो है ना, ये एम्प्लॉयज़ को रेगुलर बेसिस पर दिया जाता है, तो ये इसको हम लोग बोल सकते हैं इट इज़ फिक्स्ड इन नेचर एंड इट कैन बी ईजिली प्री डिटरमाइंड, पहले से हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। एंड डिपेंडिंग वेदर द असिस्टेंस इज पेएबल टू डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर और स्टाफ, द एक्सपेंडिचर शुड बी ट्रीटेड एज डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग ओवरहेड कॉस्ट, और उसको अप्रोप्रिएटली चार्ज करना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन उसको चार्ज करना चाहिए। नेक्स्ट इज योर नाइट शिफ्ट अलाउंस। तो जब भी कोई वर्कर नाइट शिफ्ट में वर्क करता है तो उनको कुछ एक्स्ट्रा पे करना ही पड़ता है, राइट। तो ये जो एडिशनल एक्सपेंडिचर है, अगर ये if it is caused by general pressure of work in excess of normal capacity, अगर नॉर्मल कैपेसिटी जितना है उससे ज़्यादा का काम करना है और उनको, और उसकी वजह से ये जो जनरल प्रेशर ऑफ वर्क जनरेट हो रहा है, तो उस केस में ये चार्जेबल है कहाँ पर, जनरल प्रोडक्शन ओवरहेड में ये चार्जेबल होता है। लेकिन इफ़ द एडिशनल एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड एक्सट्रीमली as a result of pressing demands from customer, तो उस केस में ना ये उस पर्टिकुलर जॉब कंसर्न को ही चार्जेबल हो जाता है। लेकिन अगर जो नाइट शिफ्ट्स हैं ये एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की गलती की वजह से किया जा रहा है, तो उस केस में ये उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंटल ओवरहेड को चार्जेबल होता है। ये सब चीज़ें जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करना स्टार्ट करेंगे ना, तब ये ऑटोमेटिकली क्लियर होता जाएगा। नेक्स्ट इज योर फ्रिंज बेनिफिट्स। फ्रिंज बेनिफिट्स क्या है, हर वो बेनिफिट्स जो एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है अपने इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ को पे करता है, उनके ऊपर स्पेंड करता है, तो उन सब चीज़ों को क्या बोला जाता है, फ्रिंज बेनिफिट्स। इंडिविजुअल एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए जो स्पेंड किया जाता है दैट इज नोन एज योर फ्रिंज बेनिफिट्स। सो नॉर्मली सच एक्सपेंसेस डू नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ देयर पे पैकेट। फॉर एग्जाम्पल जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस को कॉन्ट्रीब्यूशन देता है एम्प्लॉयर, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, इन सब को सेपरेटली एज अ परसेंटेज ऑन जो लेबर कॉस्ट है और जो आर्ली रेट है उसके बेसिस पर रिकवर किया जा सकता है, या फिर उसको हम लोग नॉर्मल ओवरहेड के तौर पर ट्रीट कर सकते हैं और उसको
जितना भी उस पर्टिकुलर वर्कर का वेज होगा या सैलरी कॉस्ट होगा उसके साथ भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अपॉर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, दो तरीके से हम लोग इसको ट्रीट कर सकते हैं। एक है परसेंटेज, एज अ परसेंटेज ऑन द लेबर कॉस्ट और एट एन आर्ली रेट, या फिर वी कैन ट्रीट इट एज एन ओवरहेड एंड वी कैन अपॉर्शन इट टू द कॉस्ट सेंटर्स। नेक्स्ट है वर्क ऑन हॉलीडेज और वीकली ऑफ डेज। ऑब्वियसली जो हॉलीडेज पर या फिर ऑफ डेज पर आके जो वर्कर काम करेगा ही हैज़ टू बी पेड एट अ हायर रेट। तो इसका क्या रहता है, इसका जो ट्रीटमेंट रहता है दैट इज़ वेरी सिमिलर टू द ट्रीटमेंट ऑफ ओवर टाइम प्रीमियम। ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है अकॉर्डिंग टू कॉस्ट अकाउंटेंट स्टैंडर्ड 7 जो भी था उसमें। और यहाँ पर और क्या बोल रहा है, नॉर्मल वेजेस आर चार्ज्ड डायरेक्ट टू द वर्क ऑर्डर्स और जॉब और प्रोसेस हैंडल्ड ड्यूरिंग द पीरियड। अटेंडेंस बोनस क्या होता है ना, दिस इज पेड टू वर्कर्स बेस्ड ऑन सैटिस्फैक्टरी अटेंडेंस ओवर अ स्टेटेड पीरियड एंड इज अ फ्रिंज बेनिफिट। ओके, एक पर्टिकुलर वर्कर अगर एक पर्टिकुलर टाइम के दौरान, लेट्स से 6 महीने में या 10 महीने के दौरान एक सैटिस्फैक्टरी अटेंडेंस अचीव कर रहा है तो उस केस में अटेंडेंस बोनस उसको पे किया जाता है। दिस कॉस्ट इज टू बी कलेक्टेड अंडर अ स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर एंड इट हैज़ टू बी चार्ज्ड एज अ डिपार्टमेंटल ओवरहेड। डिपार्टमेंटल ओवरहेड के तौर पर इसको चार्ज किया जा सकता है, एज द एक्सपेंसेस कैन नॉट बी एलोकेटेड टू कॉस्ट यूनिट्स डायरेक्टली। ऑब्वियसली इस केस में कॉस्ट यूनिट्स को तो यहाँ पर डायरेक्टली हम एलोकेट नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए ये डिपार्टमेंटल ओवरहेड को ही चार्जेबल हो जाता है। लेकिन व्हेन द कॉस्ट इज ऑफ अ रेगुलर नेचर इट मे बी बुक्ड एज डायरेक्ट वेजेस। अगर रेगुलर नेचर है तो हम लोग इसको डायरेक्ट वेजेस के तौर पर भी बुक कर सकते हैं। और अगर एंड इट कैन ऑल्सो बी चार्ज्ड बाय एन इन्फ्लेटेड रेट ओवर द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। लेकिन ये एक हेल्दी साउंड पॉलिसी नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नेक्स्ट है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू EPF, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। तो इसको हम लोग क्या चार्ज करते हैं, पार्ट ऑफ द डायरेक्ट वेजेस ऑफ द वर्कर ही उसको ट्रीट किया जा सकता है, डायरेक्ट लेबर में ही इसको ट्रीट किया जाता है, राइट। नेक्स्ट आता है लॉस्ट टाइम ड्यू टू मेजर ओवरहॉलिंग ऑफ अ मशीन एज अ रिजल्ट ऑफ सीवियर ब्रेकडाउन। तो ऐसा जो सीवियर ब्रेकडाउन होता है ना, ये जनरली कभी कभार होता है, मतलब लेट्स से वंस अ ईयर हुआ या फिर 10 महीने में एक बार हुआ, ऐसे ही होता है। तो इसीलिए सच एन ऑकरेंस इज सर्टनली अबनॉर्मल, और ब्रेकडाउन से रिलेटेड जितने भी कॉस्ट हैं दे शुड बी कलेक्टेड थ्रू अ सेपरेट स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर एंड इट हैज़ टू बी ट्रांसफर टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट। आप लोगों को तो पता ही है कि जब भी हम लोग कोई अबनॉर्मल कॉस्ट इनकर करते हैं देन इट हैज़ टू बी चार्ज्ड टू व्हाट, कॉस्टिंग P&L अकाउंट, राइट। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं और इसके बाद के आने वाले क्लासेस में हम लोग जितनी भी न्यूमेरिकल्स गिवन है हमको बुक में वो सारे हम लोग सॉल्व करेंगे। 5 न्यूमेरिकल्स हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं और बाकी जितने भी अराउंड 20 न्यूमेरिकल्स हैं वो हम लोग धीरे धीरे सॉल्व करके कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने CA, CMA, CS, MBA दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल द विटी टॉटल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है सो प्लीज़ द लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट।